हाय गुड मॉर्निंग। सो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और इंट्रोड्यूस किया था द क्लासिफिकेशन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो तीन कैटेगरी डिफाइन करी थी, रेगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, देन सिंगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एंड पीरियोडिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो इस लेक्चर में हम इनकी जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, एंड देन कंटिन्यू करेंगे इसके बारे में कि आपको सॉल्यूशंस के बारे में कैसे डिस्कस करना है विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू और विद रिस्पेक्ट टू नॉन आइगन वैल्यू। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ डेफिनेशन से कि इफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की थी, सेल्फ एडजॉइंट, तो डी वाई बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स इंटू वाई डैश प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स प्लस लैम्डा टाइम आर ऑफ एक्स y is equal to 0. So this equation can be singular equation, can be periodic, can be anything. तो बाउंड्री वैल्यू, बाउंड्री कंडीशंस गिवन होंगी। देन यहाँ फर्स्ट डेफिनेशन है आइगन वैल्यू की डेफिनेशन। सो आइगन वैल्यू या इफ y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो दिस क्वांटिटी 0, डेरिवेटिव 0, तो ओवरऑल 0, तो दैट इज y ऑफ x आइडेंटिकली 0 इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ अजम्पशन क्या है, p इज अ डिफरेंशिएबल एंड p डैश इज अ कंटिन्यूस एंड p ऑफ x इज नॉन जीरो फॉर ऑल x। ठीक है, या इस कंडीशन की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है और q एंड r कंटिन्यूस फंक्शन, तो yx इक्वल टू 0 इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट डिफाइन करते हैं आइगन वैल्यू। सो आइगन वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, तो द वैल्यू लैम्डा, सो लैम्डा इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू इफ द डिफरेंस, और लैम्डा इक्वल टू सम लैम्डा 1 is called an eigenvalue if the differential equation 1 with lambda equal to lambda 1, यानी कि lambda की जगह अगर lambda 1 रिप्लेस करेंगे तो this differential equation 1 has a non trivial solution, say y of x. तो the values of lambda for which this differential equation 1 has a non-trivial solution, that is called an eigenvalue, and this y is called eigen function or eigenvector or characteristic function. Eigen function, eigenvector or characteristic function corresponding to lambda equal to lambda 1. ठीक है, और हम लीनियर अलजेब्रा में डिस्कस करते हैं कि अगर x आइगन वेक्टर है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी हमेशा आइगन वेक्टर होगा। तो अगर ax इक्वल टू लैम्डा ऑफ x है, तो अगर अल्फ़ा x डिफाइन करते हैं y विद अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0, तो a ऑफ अल्फ़ा x करेंगे तो दैट इज अल्फ़ा टाइम a ऑफ x, दैट इज अल्फ़ा टाइम लैम्डा ऑफ x विच इज अल्फ़ा लैम्डा टाइम अल्फ़ा ऑफ x, और अल्फ़ा x की जगह क्या है y। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ, a ऑफ y शुड बी इक्वल टू लैम्डा ऑफ y, और यहाँ अल्फ़ा जो है, हम इस डिस्कशन इसका कहाँ कर रहे हैं, रियल लाइन या कॉम्प्लेक्स फील्ड पे, तो उस केस में इस कांस्टेंट के लिए कितनी चॉइसेस हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस है। यानी कि अगर लैम्डा एक आइगन वैल्यू है तो y एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा, और y का कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीपल लोगे तो दैट इज ऑल्सो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो कितने आइगन फंक्शन होते हैं, ऑलवेज इनफाइनाइट आइगन फंक्शन। अब डिस्कशन हम आइगन फंक्शंस की बात कर रहे हैं, एल आई वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। अगर एल आई आइगन फंक्शन डिस्कस करेंगे तो उसके लिए हम आगे जाके थ्योरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, जब भी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1 होगा तो वो कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। और अगर सिर्फ इस इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन है तो डेफिनेटली वो कौन सा सोल्यूशन होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन। तो आपके पास द इक्वेशन 1 हैज अ unique solution, yeah, for lambda equal to lambda 1 or for lambda differential equation 1 has a unique solution
y if and only if y of x should be identically 0, क्योंकि ट्रिवियल सोल्यूशन हमेशा मिलेगा, और अगर ये यूनिक हो गया तो कौन सा मिलेगा, ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। और अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं है तो लैम्डा शुड नॉट बी एन आइगन वैल्यू। तो लैम्डा इज नॉट एन आइगन वैल्यू of 1 if and only if 1 has unique solution। तो अगर एग्जाम में आपको ये पूछा गया कि दिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, तो उसका मीनिंग क्या है कि वो लैम्डा कंसीडर करने हैं जो आइगन वैल्यूज नहीं होंगे। आइगन वैल्यू फाइंड करने का प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। सिमिलरली लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, तो अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है तो देयर इज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और कोई भी इसका नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीपल लेंगे तो दैट इज आल्सो अ सॉल्यूशन। तो कितने सॉल्यूशन मिल गए यहाँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू इफ एंड ओनली इफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ द इक्वेशन 1 इफ एंड ओनली इफ इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग है कि लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू। और डिफरेंशियल इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इसका भी क्या मीनिंग है, देयर इज एन आइगन वैल्यू। differential equation has only trivial solution, that is lambda is not an eigenvalue. differential equation has a unique solution, that is lambda is not an eigenvalue. तो ये टर्म्स आपके पास इसी टर्म की फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई थिंक डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू क्लियर है। नेक्स्ट, अगर आपके पास लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, तो सॉल्यूशंस के बारे में क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो इफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर एनी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, of equation 1 and y1 and y2 are corresponding eigenvector, ठीक है, या आइगन फंक्शंस। तो आपके पास चाहे रेगुलर बाउंड्री वाली प्रॉब्लम है, सिंगुलर है या पीरियोडिक है, इन तीनों की कंबाइंड जो प्रॉपर्टीज होंगी वो जनरल प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर रहा हूँ। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर एनी टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू एंड y1 y2 आर करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। तो आपके पास लैम्डा 1 इसके आइगन वैल्यू है और y1 इसका सोल्यूशन है, तो डेफिनेटली ये p ऑफ y1 डैश होल डैश प्लस q प्लस लैम्डा टाइम r y1 सॉरी लैम्डा 1 y1 इक्वल टू 0। सिमिलरली p ऑफ y2 डैश होल डैश प्लस q प्लस लैम्डा 2 r y2 दिस क्वांटिटी शुड बी 0। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को y2 से मल्टीप्लाई करिए, सेकेंड इक्वेशन को y1 से एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, अब y2 p y1 डैश होल डैश माइनस y1 p y2 डैश होल डैश प्लस यहाँ जो आएगा टर्म y1 इंटू y2 इंटू क्यू, और ये y1 y2 इंटू क्यू, ये q की टर्म गेट कैंसिल आउट एंड r की जो टर्म बचेगी दैट इज लैम्डा 1 और लैम्डा 1 r ऑफ x y1 एंड सॉरी लैम्डा 1 आर एक्स दोनों टर्म में से कॉमन आउट माइनस लैम्डा 2 r ऑफ x होल इंटू y1 y2 इक्वल टू 0। ये सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो टर्म है ये बेसिकली यहाँ से p डैश कॉमन आउट लेता हूँ मैं, p डैश x, तो रिमेनिंग टर्म आपके पास क्या बचेगी, y2 y1 डबल डैश माइनस y1 y2 डबल डैश प्लस और इक्वल टू लिख लेते हैं लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 r ऑफ x y1 y2, ये आ जाएगी आपकी टर्म। और दिस इज द रॉन्स्कियन ऑफ y2 एंड y1, ये जो टर्म है
ये क्या है, रॉन्स्किन सॉरी डेरिवेटिव ऑफ रॉन्स्किन ऑफ y2 y1, तो दिस इज p डैश x रॉन्स्किन ऑफ y2 y1 इसका डेरिवेटिव इक्वल टू लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 r ऑफ x y1 y2 डिफाइन कर लेंगे। अब बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम a टू b, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बाउंड्री कंडीशन है अज्यूम कर रहे हैं वो a एंड b पे गिवन है, तो इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करो फ्रॉम a टू b, तो इंटीग्रल a टू b p डैश x w डैश y2 y1 d ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल और लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 कॉमन आउट, इंटीग्रल 0 टू सॉरी a टू b r ऑफ x एंड y2 y1 d of x इक्वल सॉरी दिस इज द इंटीग्रल साइन। तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी आपके पास, p of x रॉन्स्किन ऑफ y2 y1 इक्वल टू दिस वैल्यू, और इंटीग्रल की वैल्यू लिमिट पुट करेंगे a टू b, तो दिस इज p of a इंटू रॉन्स्किन एट सॉरी p of b इंटू रॉन्स्किन ऑफ y2 y1 एट b, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास y2 b y1 डैश एट a माइनस y1 b सॉरी y2 डैश एट b, ये आ गया माइनस टाइम p एट a इंटू y2 एट a y1 डैश एट a माइनस y1 a y2 डैश एट a इक्वल टू जो भी आपकी ये टर्म है, ठीक है। तो फाइनली आपके पास यहां से अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर एनी टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू एंड y1 एंड y2 आर करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया p एट b, इस फाइनल एक्सप्रेशन को मैं लिख रहा हूं y2 b y1 डैश b माइनस y2 a y1 डैश एट a माइनस p ऑफ a इंटू y2 एट a y1 डैश एट a माइनस y wait this is y2 b y1 dash at b y2 dash at b and y1 dash at y1 at b, ये क्वांटिटी आएगी, एंड दिस इज p at a y2 at a y1 dash at a y2 dash at a y1 at a equal to the lambda 2 minus lambda 1 whole into integral a to b r of x y1x and y2x whole into dx, ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब अगर आपके पास ये इक्वेशन रेगुलर बाउंड्री वाली प्रॉब्लम है, तो आपके पास कंडीशन क्या थी, a1 y1 a प्लस a2 y डैश एट a इक्वल टू 0 विद कंडीशन a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, और सेकेंड कंडीशन थी b1 y एट a प्लस b2 y डैश एट a सॉरी y at b and y dash at b equal to 0, where b1 square plus b2 square should not be 0, क्लियर। तो ये आपके पास बाउंड्री कंडीशंस गिवन थी। अब इन कंडीशंस का यहाँ यूज करना है, तो y1 इज अ सॉल्यूशन, तो a1 y1 at a प्लस a2 y1 dash at a should be 0. Similarly y2 is also solution, तो a1 y2 at a plus a2 y2 dash at a is 0. Similarly a1 y1 at b sorry b1 y1 at b plus b2 y1 dash at b is 0, and b1 y2 at b plus b2 y2 dash at b is 0. अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास क्या है, रॉन्स्की, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर डिस्कस करेंगे तो y1 एट a y1 डैश एट a और y2 एट a और y2 डैश एट a इंटू a1 a2 इक्वल टू 0 0, और एटलीस्ट a1 और a2 में से एक नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए, और सिमिलरली दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ
नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने के लिए ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो हो गया तो डेफिनेटली आपके पास ये y1 y2 क्या हो जाएंगे आपके पास, सॉरी डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो हो गया तो a1 a2 क्या हो जाएंगे, जीरो। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। सिमिलरली अगर यहां से मैट्रिक्स बनाओगे तो b1 b2 जीरो हो जाएंगे प्रोवाइडेड डिटरमिनेंट नॉन जीरो। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस क्वांटिटी को। और ये इसका मैट्रिक्स बनाओगे तो वो क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करेगी, इसको। तो ये दोनों क्वांटिटी जीरो है। तो यहां से कंक्लूजन क्या आया, दिस क्वांटिटी शुड बी जीरो। तो अगर आपके पास रेगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है तो गारंटी है कि दैट क्वांटिटी शुड बी जीरो। सिमिलरली सेकेंड केस था आपके पास सिंगुलर का केस, उसमें हमने एज्यूम करा था, कंडीशन क्या थी, P एट A जीरो, P एट B जीरो। तो P जीरो है, PA जीरो है, PB जीरो है, तो ओवरऑल ये लेफ्ट हैंड साइड जीरो, तो अगेन राइट हैंड साइड शुड बी जीरो, सिंगुलर का केस। एंड थर्ड था आपके पास पीरियोडिक कंडीशन, तो वहां P एट A इक्वल टू P एट B दिया हुआ था, और y एट A इक्वल टू y डैश एट A, और y एट B इक्वल टू y डैश एट B। तो यहाँ से y1a शुड बी इक्वल टू y1 डैश एट A, और यहाँ से y1 एट B शुड बी इक्वल टू y1 डैश एट B। सिमिलरली y2 एट A शुड बी इक्वल टू y2 डैश एट A, क्योंकि दोनों सोल्यूशन है। y2 एट B शुड बी इक्वल टू y2 डैश एट B। ये सारी वैल्यू सेम होंगी। अब P एट A PB पुट करोगे तो ये P ऑफ A लिख के इसको कॉमन आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब y1 एट A डैश को इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, y1 से। तो ये y2 y1 एट A आ जाएगा, और इस y2 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, y2 डैश एट A को y2 से। तो ये y2 y1 आ जाएगा, तो ये टर्म कैंसिल जीरो, और यहां से सिमिलरली ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो अगेन ये लेफ्ट हैंड साइड जीरो, तो राइट हैंड साइड शुड बी जीरो। तो इससे कंक्लूजन क्या है हमारे पास, if λ1 and λ2 are any two distinct eigenvalue of the boundary value problem 1, it can be regular, can be singular और can be periodic, तीनों कैटेगरी में। तो यहां से कंक्लूजन क्या है, the λ2 minus λ1 integral with a to b r of x y1x and y2x d of x is equal to 0। और λ1 λ2 डिस्टिंक्ट है, तो implies the integral value r of x a to b y1x y2x d of x this quantity should be 0। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है और y1 y2 करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस हैं तो दिस इंटीग्रल वैल्यू इज अ 0। एंड एक डेफिनेशन लिखता हूं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स और ऑर्थोगोनल फंक्शंस। तो टू फंक्शंस y1 and y2 are called orthogonal with respect to weight function, say Rx, if the integral value between a to b r of x y1x y2x dx is 0। तो this is the basically ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन ऑफ अ टू वेक्टर जो इनर प्रोडक्ट बनाता है। और इनर प्रोडक्ट में ये क्वांटिटी अगर दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 0 हो विद रिस्पेक्ट टू दिस वेट फंक्शन, देन दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो बेसिकली आपके पास अगर λ1 λ2 आर टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ दिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एंड y1 y2 आर एनी टू आइगन फंक्शन, then definitely y1 y2 are orthogonal function corresponding to distinct eigenvalue। तो स्टेटमेंट क्या आई, if λ1 and λ2 are distinct eigenvalues of equation 1, यहां अभी तक इक्वेशन 1 का मीनिंग क्या है, इट कैन बी रेगुलर, कैन बी सिंगुलर और कैन बी पीरियोडिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये ध्यान रखना, मैंने जो भी क्लासिफिकेशन डिफाइन किया था वो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें जो बाउंड्री कंडीशन है वो भी स्पेसिफाइक है। अगर सेकंड जैसे बाउंड्री कंडीशन थी उसमें राइट हैंड साइड 0 थी,
अगर राइट हैंड साइड नॉन जीरो आ जाएगी तो दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि जब आप आइगन वैल्यू फाइंड करते हो तो उसमें मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं, ए एक्स इक्वल टू जीरो के रेस्पेक्ट में डिस्कशन करते हैं, ना कि ए एक्स इक्वल टू बी के रेस्पेक्ट में। तो ये सब कुछ जो है, जो हमने स्टैंडर्ड लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन डिफाइन किया था उसके रेस्पेक्ट में, अगर नॉन होमोजीनियस आएगा तो आपको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है इसको। तो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड y1 and y2 are corresponding eigen function, then y1 and y2 should be, y1 and y2 are orthogonal with respect to weight function r of x। तो अगर आपके पास लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर एनी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आइदर फॉर बाउंड्री वैल्यू, रेगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, सिंगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और पीरियोडिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, देन करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन शुड बी ऑर्थोगोनल। आई थिंक ये क्लियर है। अब इसी में सेकेंड स्टेटमेंट, सिंपली if lambda is any eigenvalue and y is a corresponding eigen function, ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को अगेन क्या लिखोगे, p इंटू वाई डैश होल डैश प्लस q प्लस लैम्डा वाई लैम्डा इंटू आर ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। पूरी इक्वेशन का अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या जाएगा, पी डैश वाई कॉन्जुगेट डैश प्लस क्यू प्लस लैम्डा, पी क्यू आर आर रियल वैल्यूड फंक्शन अज्यूम कर रहा हूँ, आर वाई कॉन्जुगेट ऑल्सो जीरो। ठीक है, सेम प्रोसीजर, इसको वाई कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, इसको वाई से मल्टीप्लाई करोगे, सारी कैलकुलेशन सेम करोगे तो आपके पास यहां से कंक्लूजन क्या आ जाएगा, ये y1 की जगह y रिप्लेस हो जाएगा और y2 की जगह y बार रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है, y करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन है, तो लैम्डा बार माइनस लैम्डा इंटू ए टू बी आर ऑफ एक्स y1 y एंड y बार x dx शुड बी जीरो। सेम कैलकुलेशन करनी है, y1 की जगह y रिप्लेस कर दो और y2 की जगह y बार रिप्लेस कर दो, सेम प्रोसीजर से आपके पास ये कंक्लूजन आ गया। अब आपके पास जो r ऑफ x है, हर सिचुएशन में r ऑफ x हमने तीनों कंडीशंस में, रेगुलर में, सिंगुलर में और पीरियोडिक में, r ऑफ x नॉन नेगेटिव था एंड y इंटू वाई बार करोगे तो मॉड ऑफ y होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्वांटिटी नॉन नेगेटिव है, ये क्वांटिटी नॉन नेगेटिव है और इस ओवरऑल इंटीग्रल जीरो है, तो ये इंटीग्रल वैल्यू जीरो हो नहीं सकती। जैसे ही ये कंडीशन यूज करी तो दिस इंटीग्रल वैल्यू नॉन जीरो, क्योंकि आर एक्स कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है और रिमान इंटीग्रेबिलिटी में आपने डिस्कस करा है कि अगर कंटिन्यूस फंक्शन है, नॉन नेगेटिव फंक्शन है, उसका इंटीग्रल वैल्यू तभी जीरो होगा जब वो फंक्शन खुद जीरो हो, लेकिन यहाँ ये फंक्शन जीरो नहीं है। ठीक है, क्योंकि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो दिस ऑलवेज इंप्लाइज लैम्डा माइनस लैम्डा बार शुड बी जीरो, इंप्लाइज लैम्डा शुड बी इक्वल टू लैम्डा बार। यानी कि आपके पास अगर रेगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम या सिंगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम या पीरियोडिक बाउंड्री, मैं ये तीन स्पेसिफिक इसलिए बोल रहा हूं कि इसके अलावा भी थ्योरी है। ठीक है, ये तीनों ही कंसेप्ट नहीं है, आपके पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम अपने आप में एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए मैं स्पेसिफिकली डिफाइन कर रहा हूं कि इफ लैम्डा इज एनी आइगन वैल्यू ऑफ अ रेगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, सिंगुलर और पीरियोडिक, जो हमने तीन क्लासेस डिफाइन करी है, देन लैम्डा मस्ट बी अ रियल आइगन वैल्यू। तो आप स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो, द आइगन वैल्यूज ऑफ रेगुलर, सिंगुलर और पीरियोडिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आर रियल आइगन वैल्यू। द आइगन वैल्यूज ऑफ रेगुलर, पीरियोडिक और सिंगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आर ऑलवेज
रियल आइगन वैल्यू। ठीक है, तो यहां से हमने स्टेटमेंट प्रूफ करी, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू इम्प्लाइज लैम्डा शुड बी बिलोंगिंग टू रियल लाइन। आई थिंक ये क्लियर है। अब अगर आपके पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हैं, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर अगेन टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, तो सेम प्रोसीजर यूज करेंगे, y1 y2 करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन आएंगे। अगर y1 y2 LD हो गए यहां से, तो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आइगन वैल्यू है, अगर y1x इज इक्वल टू सम अल्फा टाइम y2x हो जाए, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटीग्रल a टू b r ऑफ x, अल्फा आउटसाइड आ जाएगा, और ये आपके पास y1 की जगह ये रिप्लेस करोगे तो y2 स्क्वायर x dx इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, y1 y2 करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, और y1 y2 अगर डिपेंडेंट वेक्टर हो गए तो ये क्वांटिटी क्या होगी, नॉन जीरो, क्योंकि rx नॉन नेगेटिव है, y2 स्क्वायर नॉन नेगेटिव है, प्रोडक्ट ये इंटीग्रल वैल्यू तभी जीरो होगी जब ये ओवरऑल क्वांटिटी जीरो, जो पॉसिबल नहीं है। तो यहां से क्या हो गया आपके पास, दिस इंप्लाइज अल्फा टाइम लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। यानी कि जब भी आपके पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन कभी भी लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, if lambda 1 and lambda 2 are any two distinct eigenvalue of this regular singular or periodic boundary value problem, तो if lambda 1 and lambda 2 are distinct eigenvalues of 1, यहां 1 का मैं मीनिंग डिफाइन करके चल रहा हूं, रेगुलर सिंगुलर और पीरियोडिक तीनों में से कोई भी कैटेगरीज हो सकती है, देन the corresponding eigen function y1 and y2, इसका मीनिंग क्या है, y1 is eigen function corresponding to lambda 1 and y2 is eigen function corresponding to lambda 2 are linearly independent eigen function। ठीक है, ये आपके पास थर्ड स्टेटमेंट आ गया कि लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर एनी टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू देन करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये हमारे पास बेसिक तीन प्रॉपर्टी हैं, चाहे वो रेगुलर हो, सिंगुलर हो या पीरियोडिक हो। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन आर ऑफ एक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी, आइगन वैल्यूज मस्ट बी रियल आइगन वैल्यू। और थर्ड प्रॉपर्टी, द eigen values if lambda 1 and lambda 2 are two distinct eigenvalue then corresponding eigen function are always linearly independent। तो इसलिए जब भी हम कोई भी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए आप तीन सिचुएशन अज्यूम करोगे कि लैम्डा कैन बी जीरो। फर्स्ट सिचुएशन, लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो और लैम्डा लेस देन जीरो। जब भी आपने बीएससी एमएससी में क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे तो तीन कैटेगरीज डिफाइन करते हैं, लैम्डा जीरो, लैम्डा ग्रेटर देन जीरो, लैम्डा लेस देन जीरो। ये कैटेगरी तभी डिफाइन कर सकते थे जब लैम्डा आपके पास रियल नंबर है। ठीक है, तो अगर ये आपको सेल्फ एडजॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम नहीं दी होगी तो आप इस प्रोसीजर से इन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको जनरल लैम्डा लेके देन सॉल्व करना होगा, देन डिस्कशन करना होगा। ठीक है, 99% चांस है कि उस सेगमेंट का क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो नहीं आ सकता, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ मेंशन है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इट कैन बी होमोजीनियस, कैन बी नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे द क्लास सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर एंड पीरियोडिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एंड देन सिंपली पीरियोडिक की। अब सिंगुलर की रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हम डायरेक्टली नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि वहां जो सोल्यूशन आएगा दैट शुड बी पावर सीरीज सोल्यूशन। ठीक है, थैंक यू।